पिछले वीडियो में हमने पॉवर्टी के कॉन्सेप्ट की बात की थी कि किस तरीके से पॉवर्टी लाइन को डिफाइन किया गया इंडिया में डिफरेंट टाइम पीरियड्स में। तो अभी हम रंगराजन कमेटी की डिस्कशन को फर्दर आगे बढ़ाते हैं। रंगराजन कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस दी थी। थोड़ा सा उन्होंने फेरबदल किया था जो पॉवर्टी एस्टिमेशन होते थे उनमें, और उन्होंने पॉवर्टी थ्रेशोल्ड कहाँ रखा। एक स्पेंडिंग लिमिट उन्होंने बताई कि 47 पर पर्सन पर डे इन सिटीज अर्बन एरियाज में और 32 रूरल एरियाज में। जो जिसका एक्सपेंडिचर इससे ज्यादा है या इतना है वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, और जिनका इनसे कम है वो पॉवर्टी में आ जाते हैं वो सारे लोग। तो ये उनका पॉवर्टी थ्रेशोल्ड था। उसके बाद क्रिटिसिज्म रंगराजन कमेटी का ये हुआ कि उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी मिस की बियॉन्ड एक्सपेंडिचर बेस्ड पॉवर्टी रेट्स जानने की। तो अभी हम जितने भी पॉवर्टी लाइन के कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया है वो सारे एक्सपेंडिचर बेस्ड थे कि इतना एक्सपेंडिचर करेंगे तो वो पॉवर्टी से बाहर हो जाएंगे वो लोग। लेकिन ये पॉसिबिलिटी को एग्जामिन नहीं किया गया कि मल्टी डिमेंशनल व्यू ऑफ डेप्रिवेशन हम लेके हैं। तो मल्टी डिमेंशनली जो एस्पेक्ट होते हैं पॉवर्टी के, जैसे हाउसिंग या एजुकेशन सेक्टर या सैनिटेशन, उस तरीके की बात रंगराजन कमेटी ने भी नहीं की। हम वही जो पुराना मॉडल था हमारा एक्सपेंडिचर बेस्ड पॉवर्टी लाइन, उस पे हम खड़े रहे रंगराजन कमेटी में भी। फिर हम बात करते हैं मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की। तो अब ऊपर हम मल्टी डिमेंशनल व्यू ऑफ डेप्रिवेशन की बात कर ही चुके हैं। तो एक मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी है जिसे बनाया था यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो इसमें क्या होता था, थ्री इक्वली वेटेड डायमेंशंस होती थी, हेल्थ की डायमेंशन, एजुकेशन की, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की। ये मेजर की जाती थी। जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आपका कुकिंग फुल क्या है, कुकिंग के अलावा सैनिटेशन फैसिलिटी है या नहीं, टॉयलेट्स हैं। हेल्थ में न्यूट्रिशन की, चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात करते थे, और एजुकेशन में ईयर्स ऑफ स्कूलिंग की। तो ये सारी डायमेंशंस को मेजर किया जाता था। और जिस भी हाउस होल्ड में बहुत ज्यादा डेप्रिवेशन होती थी तो उन्हें मल्टी डिमेंशनली पॉवर्टी इंडेक्स में पुअर कहा जाता था। तो ये इंडेक्स था, ये काफी बढ़िया इंडेक्स था। और इसको हमने इंडिया में भी इम्प्लीमेंट किया। तो स्टेट बेस्ड जो मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है जिसमें स्टेट्स की पॉवर्टी को मेजर किया जाता है वो नीति आयोग बनाता है। तो अभी के लिए एस्टिमेट्स नीति आयोग लेने लगा है क्योंकि प्लानिंग कमीशन तो अबंडन हो गया है। तो नीति आयोग ने मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ये समय समय पे जारी करते रहते हैं। और ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है पॉवर्टी को मेजर करने का। लेकिन साथ में हम एक्सपेंडिचर बेस पे भी फोकस रखते हैं। और 2009-10 में जो पॉवर्टी लाइन डिफाइन की गई थी रंगराजन कमेटी से पहले, तो रूरल एरियाज में कंजम्पशन मंथली 673 पर पर्सन पर मंथ अर्बन एरियाज की थी। तो हम मान के मोटा मोटा चल सकते हैं कि इंडिपेंडेंस से लेके 2010-15 तक मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर को हम प्रॉक्सी मान लेते थे फॉर इनकम ऑफ हाउस होल्ड। हम कहते थे कि जो एक्सपेंडिचर है अगर हम उसे मेजर कर लें तो हमें पता लग जाएगा कि हाउस होल्ड की इनकम क्या है, क्योंकि जिस हाउस होल्ड के पास इनकम होगी वही एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। और उस हिसाब से हम पॉवर्टी लाइंस को डिफाइन करते आ रहे हैं। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। आगे तीन बातें जरूरी हैं इंडिया में पॉवर्टी के कॉन्सेप्ट की मेजरमेंट को समझने के लिए। जो पॉवर्टी के एस्टिमेशन है इंडिया में अभी नीति आयोग की टास्क फोर्स कैरी आउट करती है, और ये बेस किस पे करते हैं, जो भी डाटा कैप्चर होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस द्वारा, जो कि मॉस्पी के अंडर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो एनएसएसओ के सर्वे होते हैं वही एक्सपेंडिचर बेस्ड सर्विस। तो उसको हम इंक्लूड करके डाटा कैप्चर करके वही एनालिसिस से नीति आयोग जो है वो पॉवर्टी के एक्सपेंडिचर बेस्ड कॉन्सेप्ट्स देती है, डेफिनेशंस देती है। तो हमारा जो बेसिक एक्सपेंडिचर बेस्ड पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन थी वो अभी तक जारी है। दूसरा, ये एस्टिमेट निग्लेक्ट कर देते हैं फैक्टर्स को जो कि पॉवर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे इलिटरेसी, इल हेल्थ, डिस्क्रिमिनेशन,
लैक ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम फैक्टर्स को इंक्लूड नहीं करते, हम सिर्फ पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करते हैं। और इससे एक जुड़ी हुई बात है अमर्त्य सेन का सेन पॉवर्टी इंडेक्स। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एनसीईआरटी ने इसको मेंशन किया है। तो ये कंपोजिट पॉवर्टी मेजर है और इसमें इंसिडेंस और इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी रिस्क को मेजर किया जाता है। और ये भी देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन इनकम क्या है रिस्क ऑफ पॉवर्टी पे जो भी लोग हैं। तो इसमें क्या है कि हम इंसिडेंस देते हैं कि कितने लोग पुअर हैं, पॉवर्टी है, कितनी पॉवर्टी है, और उसकी इंटेंसिटी भी कि पॉवर्टी की इंटेंसिटी क्या है, कितनी डेप्रिवेशन है, कितनी चीजों में डिप्राइव्ड हैं लोग। और जो लोग पॉवर्टी के रिस्क पे हैं, मतलब अबव पॉवर्टी लाइन, वो कितने रिस्क पे हैं। और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन उनका क्या है जो पॉवर्टी के रिस्क पे भी हैं और जो पुअर भी हैं। तो उन स्टेटा का जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कि कितना पैसा है उनके पास, तो वो हम अमर्त्य सेन के सेन पॉवर्टी इंडेक्स में मेजर करते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट मेजर है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात हमारी मेजरमेंट्स के बारे में, proportion ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन हम कैलकुलेट करने के लिए हेड काउंट रेशियो यूज करते हैं। तो हम काउंट करते हैं कि इतनी परसेंटेज ऑफ हमारी आबादी जो है वो पुअर है, और उसका कोई नंबर देते हैं कि 360 मिलियन। और ये बेस होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे, जो एनएसएसओ सर्विस के द्वारा डाटा इकट्ठा करता है। तो इस तरीके से ये हमारा एक स्ट्रक्चर है जिससे हम पॉवर्टी एस्टिमेट करते आ रहे हैं लंबे समय से। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कॉजेज ऑफ पॉवर्टी पे। पॉवर्टी क्यों है, उसके कॉजेज क्या हैं? तो इनइक्वालिटी होती है एक तो समाज में, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। तो कई बार क्या है कि देश के पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज या मनी तो है, लेकिन वो इक्विटेबली मतलब डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, बहुत सारी इनइक्वालिटी है। तो कुछ परसेंटेज ऑफ आबादी के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, तो इससे क्या होता है बहुत सारे लोग डिप्राइव हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा कारण है पॉवर्टी का, इनइक्वालिटी, रिच वर्सेस पुअर। और कई बार पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी बड़ी चीज हो जाती है, बहुत सारे एथनिसिटीज की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जिससे ये भी इफेक्ट होता है कि उनके लिए डेवलपमेंट स्कीम्स नहीं आती या उन पे एक्सपेंडिचर कम हो जाता है। हिस्टोरिकली कई कम्युनिटीज के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है एथनिसिटी बेस्ड, या रीजन्स इस तरीके के रहे हैं, जैसे बिहार था। तो जब ब्रिटिशर्स का रूल था तो काफी बैकवर्ड हो गया था। सोशल एक्सक्लूजन जैसे शेड्यूल कास्ट के साथ होता था कि वेल्स और पॉन्ड्स असेस नहीं कर सकते, तो उससे भी पॉवर्टी आती है, क्योंकि लैक ऑफ रिसोर्स, लैक ऑफ असेस टू वाटर हो गया, लैक ऑफ रिसोर्सेज को ही हम पॉवर्टी कहते हैं। तो ये कारण है। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसके लिए हम नेशनल लाइवलीहुड मिशन लेके आए। जब बेरोजगारी है, पैसा ही नहीं आएगा, तो आदमी गरीब रहेगा। इंडेटनेस है, कर्जा। तो बहुत सारे फार्मर्स भी सुसाइड कर देते हैं। तो जब कर्जा होता है तो इंटरेस्ट देने में, मतलब कि जो ब्याज है वो उसे देने में बहुत इनकम चली जाती है, वो भी पॉवर्टी का एक बड़ा कारण है हमारी एग्रेरियन सोसाइटी में। फिर पुअर हेल्थ, कई बार खराब हेल्थ भी जो कई हाउस होल्ड हैं उनको पॉवर्टी की ओर धकेल देते हैं। जैसे कोविड 19 ने बहुत सारे लोगों की जान ले ली, बहुत सारे जो बच्चे हैं वो अनाथ हो गए, वो पॉवर्टी में आ गए। तो टीबी जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, उसमें भी ये जो बीमारी है वो पुअर कर देती है लोगों को, क्योंकि इलाज का खर्चा नहीं उठा सकते। उसके अलावा इलिटरेसी या लैक ऑफ स्किल्स, ये एम्प्लॉयमेंट से ही रिलेटेड है। तो इलिटरेसी है, अगर स्किल्स नहीं है, तो उसी के लिए तो स्किल इंडिया स्कीम लॉन्च हुई थी। तो भी अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी, और फिर क्या होगा, पॉवर्टी। और अगर इकोनॉमिक्स के नजरिए से देखें कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, तो इकोनॉमिक्स में हम अलग तरीके की लैंग्वेज यूज करते हैं। तो उसके कॉजेज क्या है पॉवर्टी के? लो लेवल्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल होता है जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं प्लांट्स या मशीनरी में, तो उससे क्या होता है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज होती है, आउटपुट होता है, इनकम जनरेट होती है। तो कैपिटल फॉर्मेशन लो होती है डेवलपिंग कंट्रीज में, जैसे इंडिया में ज्यादा फैक्ट्रीज नहीं है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसीलिए हम एफडीआई की बात करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, या इन्वेस्टमेंट बढ़नी चाहिए इकोनॉमी में। लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी, जैसे इंश्योरेंस वगैरह है, प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना या जीवन ज्योति बीमा योजना। तो जब इंश्योरेंस या सोशल सिक्योरिटी नहीं होती किसी तरीके की, पेंशन हो गई, तो उससे क्या होता है
पॉवर्टी आ जाती है समाज में। कैसे? जैसे कोई गरीब आदमी है, वो रिटायर हो गया, कुछ काम नहीं कर सकता, तो उसके पास पेंशन नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, तो वो पुअर हो गया। या फिर कोई किसान है, उसकी फसल खराब हो गई, उसके पास इंश्योरेंस नहीं है, तो वो भी पॉवर्टी की ओर चला जाएगा। तो सोशल सिक्योरिटी एक बड़ा कारण हो जाता है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जिस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रोड्स हो गया, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी, तो इसलिए पॉवर्टी इंक्रीज होगी। जैसे प्रधानमंत्री कुसुम योजना, सोलर सेल्स को लगाने की एक योजना है एग्रीकल्चरल लैंड्स में। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस रखते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से हम पॉवर्टी को दूर कर सकते हैं। फिर पॉपुलेशन प्रेशर भी होता है। जैसे बहुत सारे देश हैं, उनमें डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन काफी है। तो अगर पॉपुलेशन कम हो, जैसे हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है, अगर 70 करोड़ हो तो पॉपुलेशन प्रेशर कम होगा। रिसोर्सेज तो उतने ही रहेंगे, कोल वाटर, वो तो उतना ही रहेगा। तो इसलिए पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से भी पॉवर्टी आती है, क्योंकि पॉपुलेशन रिसोर्सेज से काफी ज्यादा हो जाती है, तो सस्टेनेबली या डेवलप नहीं हो सकता कोई कंट्री, या इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी नहीं हो सकती कि सबकी नीड्स फुलफिल हो। या रिसोर्सेज कम है, तो पर कैपिटा के हिसाब से कम रिसोर्सेज हो, तो ये भी एक कारण है। फिर लैक ऑफ डिमांड, ये इनकम और उसके डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। ऑफ डिमांड का मतलब है कि गुड्स के लिए डिमांड नहीं है, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट नहीं हो रही, या सर्विस सेक्टर की ग्रोथ नहीं हो रही, तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ से भी रिलेटेड है। तो ये सारे जो फैक्टर्स है, ये एक दूसरे से रिलेटेड है, ये साइकिल ही होता है इकोनॉमिक्स में। कि फैक्ट्रीज आएंगी, कैपिटल इन्वेस्ट होगा, तो इनकम आएगी, इनकम से डिमांड आएगी, डिमांड से फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी ज्यादा, और फिर सोशल सिक्योरिटी की इसी से साथ में ही रहते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर से भी कैपिटल फॉर्मेशन होता है, तो ये एक सर्कल ही है। फिर लो लेवल्स ऑफ ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये इंडिया स्पेसिफिक है। कि इंडिया में प्राइमरी सेक्टर के बाद सेकेंडरी सेक्टर का ग्रोथ इतना नहीं हुआ, हमने डायरेक्टली सर्विस लेड ग्रोथ को अपनाया, या सर्विस लेड ग्रोथ हुई 1990s के बाद। तो मैन्युफैक्चरिंग में जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट काफी हो सकती थी और बहुत सारी लेबर अब्सॉर्ब हो सकती थी एग्रीकल्चर की, वो नहीं हुआ, इसलिए जॉबलेस ग्रोथ था। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है इकोनॉमिक्स के नजरिए से, ये इंडिया स्पेसिफिक है। और अब बात करते हैं कि कैजुअल लेबरर्स, ये बहुत वल्नरेबल और ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉवर्टी होते हैं। जब भी हम पॉवर्टी की बात करते हैं, तो दिमाग में एक दिहाड़ीदार मजदूर आता है, कि कैजुअल लेबरर जिसके पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई एसेट नहीं है, कोई सरप्लस नहीं है, वो दिहाड़ी करते हैं और खाते हैं, और वो सबसे वल्नरेबल होते हैं। तो ये होते हैं हमारे पॉवर्टी का एक खास स्ट्रेटा, कैजुअल लेबरर्स, जो कि पॉवर्टी में भी सबसे निचले स्तर पे चले जाते हैं। और पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स की आगे हम बात करते हैं, कि अभी पॉवर्टी एक समस्या तो है, इसका सोल्यूशन क्या है? तो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स इंडिया में लॉन्च हुए कि पॉवर्टी को हम हटा सकें। तो सबसे पहले हमारी थिंकिंग क्या थी 1950s और 60 में, कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ की ओर बढ़े। अगर ग्रोथ होगी, तो हम ट्रिकल डाउन थ्योरी में बिलीव करते जा रहे थे, कि जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, तो ऑटोमेटिकली सभी के पास पैसा आएगा, सभी के पास आएगा, इसका मतलब गरीब वर्ग के पास भी आएगा। लेकिन धीरे धीरे हमने रियलाइज किया कि ऐसा नहीं है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, हो सकता है कि जो रिच लोग हैं या अपर स्ट्रेटा है सोसाइटी का, उसी के पास ही सारी इनकम चली जाए, और गरीब लोगों के पास ज्यादा पैसा ना आए या ज्यादा रिसोर्सेस ना आए। इसीलिए हमने फिर मिनिमम बेसिक एमेनिटीज की अप्रोच अपनाई, कि मिनिमम बेसिक नीड्स हम पूरी कर सके गरीब लोगों की, उसके लिए स्कीम्स चलाई। ये 1960s एंड 70s में हुआ, जैसे रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये थोड़े ज्यादा फोकस थे और टारगेटेड थे। इसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन भी था, इस तरीके की पॉलिसीज आई। तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने भी पॉवर्टी एलिवेशन में अपना रोल अदा किया। लेकिन इससे इनइक्वालिटी भी आई लार्ज और स्मॉल फार्मर्स के बीच में, क्योंकि इसका ज्यादा बेनिफिट लार्ज फार्मर्स को हुआ। और रीजनल इनइक्वालिटी भी, क्योंकि ज्यादा बेनिफिट पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, इन जगहों पे हुआ। तो इनबैलेंस भी आया। और बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट के लिए हमने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी एस्टेब्लिश की पिछड़े इलाकों में, जैसे झारखंड वगैरह,
या बिहार के कुछ इलाके थे, तो वेस्ट बंगाल में भी, ओडिशा में भी स्टील प्लांट्स, आयरन प्लांट्स की स्टेट ने लगाए, तो गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एस्टेब्लिश की जो बैकवर्ड एरियाज थे। तो यूनियन गवर्नमेंट ने काफी कोशिश की बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट के लिए। तो ये भी एक पॉवर्टी एलिवेशन का हिस्सा थे। तो हम ट्रिकल डाउन थ्योरी से शुरू हुए और मिनिमम बेसिक नीड्स पे आए, और हमने स्पेसिफिकली टारगेट किया प्रोग्राम्स वीकर सेक्शंस की ओर, ताकि पॉवर्टी को इरेडिकेट कर सके। उसके अलावा जनरली कई स्कीम्स हैं, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बाद हम जो 2 रुपए किलो जो हो गेहूं है, 3 रुपए किलो चावल है, वो पीडीएस सिस्टम से आ रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, जो रूरल एरियाज पे सड़क बनाती है सरकार। नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम है, इसमें काफी पेंशन है, विडो पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स, फिर मिड डे मील स्कीम है स्कूल्स के लिए, आंगनवाड़ी में भी बच्चों के लिए प्रोग्राम्स हैं। तो आशा एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, तो हेल्थ सेक्टर पे अगर फोकस करें तो बहुत सारे लोगों को पॉवर्टी से बचाया जा सकता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना रिसेंटली, जो इंश्योरेंस है बहुत सारे लोगों के लिए, 50 करोड़ लोगों के लिए, तो वो भी योजना है। तो इस तरीके की पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स जो है सरकार चलाती रहती है, ताकि वीकर सेक्शंस की हेल्प हो सके और उन्हें पॉवर्टी से बाहर निकाला जा सके। उसके अलावा हम दो कॉन्सेप्ट और डिस्कस करेंगे, कि हम पहले ट्रिकल डाउन थ्योरी में बिलीव करते थे, वो फेल हुआ, मिनिमम नीड्स में भी। लेकिन दो कॉन्सेप्ट्स और आए 1990s में और अर्ली 2000 में, कि पहले तो हम क्या करते थे, जो बेनिफिशियरीज हैं स्कीम्स की, उनको हम एज अ बैगर देखते थे। की सरकार माई बाप है, वो उन्हें पॉवर्टी एलिवेशन के लिए कुछ दे रही है, और वो चुपचाप वो चीजें लेके, हाउसिंग लेके या पीडीएस से फूड लेके खुश हैं। तो हम वो अप्रोच से जा रहे थे, लेकिन हमने एम्पावरमेंट की अप्रोच भी धीरे धीरे अपनाई। एम्पावरमेंट का मतलब है कि जो बेनिफिशियरी है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का, कि हम उन्हें एम्पावर करें ताकि वो खुद गरीबी से बाहर आ सके। ये तो एक एक पहलू है। और दूसरा, हम राइट्स बेस्ड अप्रोच लेके आए, कि ये उनका राइट है, कोई डोल नहीं है, कोई भीख नहीं दे रही सरकार, ये उनका एज अ सिटीजन राइट है। तो एम्पावरमेंट में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने, जो खुद ही अपनी मदद करके, जो पुअर वुमेन्स के ग्रुप थे, वो ऊपर आ सकते थे पॉवर्टी लाइन के। एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर सरकार ने प्रमोट किया कि हम एजुकेशन देंगे और हेल्थ, और खुद ब खुद एम्पावर होके जो लोग हैं गरीबी से निकल सकते हैं। इसी तरीके से जो राइट्स बेस्ड अप्रोच है, तो राइट टू एम्प्लॉयमेंट ही है एक तरीके से, जो मनरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ये राइट टू फूड है, क्योंकि हर गरीब बंदे को हम सब्सिडाइज फूड दे रहे हैं। फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट पास हुआ। तो हम राइट्स बेस्ड अप्रोच पे आ गए हैं और एम्पावरमेंट अप्रोच पे आ गए हैं पॉवर्टी को टैकल करने के लिए। जो पुराना बेनिफिशियरी को हम भिखारी समझ के सरकार के मिनिमम नीड्स प्रोग्राम थे, टारगेटेड अप्रोच थी, उससे भी एक लेवल आगे आ गए हैं। और उससे पहले तो हम एक ट्रिकल डाउन थ्योरी जो चल ही नहीं सकती उसमें बिलीव करते थे। तो ये था हमारा पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट, इस वीडियो में फिनिश होता है।